दोस्तों नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का शिवालिक ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों मुझे इस बात की काफ़ी खुशी है कि शिवालिक में हमारा ये जो परिवार है ये धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है। जाहिर सी बात है, जैसे जैसे परिवार बढ़ेगा वैसे वैसे हमारी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी और मैं कोशिश यही करूंगा कि जिम्मेदारियों पर खरा उतरूं। एक और बात की मुझे खुशी है दोस्तों, काफ़ी लोग ऐसे हैं जो वीडियोस को पूरा देख रहे हैं, अंत तक वीडियोस को देख रहे हैं। तो दोस्तों यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप वीडियोस को पूरा देखें। बार बार आपसे मैं निवेदन ये इसलिए करता रहता हूँ क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल बहुत ज़रूरी है और यदि आप वीडियोस देख रहे हैं तो आप वीडियोस को कंप्लीट देखें, तभी आपको इनके बेस्ट बेनिफिट आपको मिलेंगे। अदरवाइज वीडियोस देखने का आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा दोस्तों। तो चलिए अधिक समय ना लेते हुए आज का इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज का पहला सवाल देखते हैं। आज का पहला सवाल है दोस्तों, इसरो क्या है? ऑप्शन ए भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी, ऑप्शन बी फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी, ऑप्शन सी अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी, ऑप्शन डी रूस की अंतरिक्ष एजेंसी। और इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो। इसरो की एग्जाम में फुल फॉर्म पूछी जाती है दोस्तों। तो इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, ये इसरो की फुल फॉर्म है। और आपको यदि इसरो का हेडक्वार्टर पूछा जाए तो इसरो का जो हेडक्वार्टर है दोस्तों वो बेंगलोर में है। बेंगलोर में इसरो का हेडक्वार्टर होने की वजह से बेंगलोर, या इसे हम बेंगलुरु कहते हैं अभी, तो बेंगलुरु में इसरो का हेडक्वार्टर होने की वजह से इसे हम भारत का अंतरिक्ष शहर भी कहते हैं। भारत का अंतरिक्ष शहर यानी कि स्पेस सिटी ऑफ इंडिया। बेंगलुरु को हम कुछ और नामों से भी जानते हैं दोस्तों, जैसे हम इसे इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया कहते हैं, या फिर हम इसे भारत का सिलिकॉन शहर भी कहते हैं। भारत का सिलिकॉन शहर यदि आपसे पूछा जाए तो आपका जो आंसर होगा वो होगा बेंगलुरु, क्योंकि वहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हब होने की वजह से इसे इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया या फिर सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। हालांकि बेंगलोर को भारत का बगीचा भी कहते हैं। ध्यान रखिए, ये भारत का बगीचा है दोस्तों, भारत के मसालों का बगीचा नहीं है, जिसका आंसर केरल है। इसरो के चेयरमैन, आपको सवाल यदि पूछा जाए दोस्तों कि वर्तमान में इसरो के जो चेयरमैन वो कौन है, तो के सिवान वर्तमान में इसरो के चेयरमैन है। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपसे यदि सवाल किया जाए कि इसरो की स्थापना कब हुई, किस वर्ष हुई, तो ध्यान रखिएगा 15 अगस्त 1969 को इसरो अस्तित्व में आया। 15 अगस्त 1969। इससे पहले इसरो को जाना जाता था इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च, जिसकी स्थापना 1962 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डॉक्टर विक्रम साराभाई के कहने पर की थी। विक्रम साराभाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए विक्रम साराभाई को भारत में अंतरिक्ष विज्ञान का पिता कहते हैं। भारत में अंतरिक्ष विज्ञान के जो जनक है दोस्तों वो हैं विक्रम साराभाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसरो ने अपना जो पहला सैटेलाइट यानी कि पहला उपग्रह जो बनाया उसका नाम था आर्यभट्ट। और आर्यभट्ट को लॉन्च किया गया दोस्तों 1975 में। 1975 ने भारत में पहला अपना जो सैटेलाइट है, पहला उपग्रह दोस्तों लॉन्च किया, उसका नाम था आर्यभट्ट। और भारत ने सोवियत संघ की मदद से, हालांकि सोवियत संघ 1991 में टूट गया था, उसके बाद 1991 में, अब इसको हम रूस के नाम से जानते हैं। तो भारत ने अपना पहला जो सैटेलाइट आर्यभट्ट छोड़ा, लॉन्च किया, वो 1975 में सोवियत संघ की मदद से ये पहला सैटेलाइट लॉन्च किया था। सोवियत संघ की जगह दोस्तों रूस भी लिखा हो सकता है कि भारत ने किस देश की मदद से पहला अपना सैटेलाइट लॉन्च किया, तो सोवियत संघ हो या रशिया हो, तो यही आपका आंसर होगा। ये जो सवाल मैंने अभी डिस्कस किए हैं इसरो में से, ये बेहद ज़रूरी सवाल है दोस्तों। एग्जाम में, कई एग्जाम में ये सवाल पूछे जा चुके हैं। हालांकि आपको अमेरिका की स्पेस एजेंसी यदि पूछा जाए तो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है नासा।
नासा जो है अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। रूस की स्पेस एजेंसी आपको पूछी जा सकती है दोस्तों, तो रूस की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम है रोसकॉस्मोस, तो ये रशिया की स्पेस एजेंसी है। हालांकि फ्रांस की स्पेस एजेंसी जो है वो है CNES, ये फ्रांस की स्पेस एजेंसी है। चाइना की स्पेस एजेंसी आपसे पूछा जाए तो CNSA होगा। जापान की स्पेस एजेंसी यदि आपसे पूछा जाए दोस्तों, तो जापान की स्पेस एजेंसी है जाक्सा, JAXA। तो ये सवाल भी आपसे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हालांकि अमेरिका में एक निजी कंपनी है दोस्तों, उस कंपनी का नाम है स्पेस एक्स जो है ये अमेरिका की एक निजी कंपनी है। इस कंपनी के जो मालिक है उनका नाम है इलॉन मस्क। इलॉन मस्क जो है ये स्पेसएक्स कंपनी के मालिक हैं। ये एडवांस्ड रॉकेट्स एंड जो दूसरे एयरक्राफ्ट ये बनाते हैं, स्पेस एयरक्राफ्ट्स दोस्तों। ये सवाल भी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि स्पेसएक्स कंपनी के मालिक कौन है? इलॉन मस्क। इनकी एक और भी कंपनी है जिस कंपनी से जुड़े हुए हैं दोस्तों, जिसमें ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल बनाते हैं, उस कंपनी का नाम है टेस्ला। तो ये भी आपको परीक्षाओं में सवाल पूछा जा सकता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों आज का। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कहाँ पर है? ऑप्शन ए तिब्बत, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी अफ्रीका। और इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए तिब्बत में विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। इसे हम पामीर का पठार कहते हैं, पामीर का पठार। तो आपसे सीधा सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि पामीर का पठार कहाँ पे है? तो तिब्बत में है। इसे दोस्तों हम विश्व की छत भी कहते हैं, विश्व की छत। तो ये सवाल परीक्षाओं में यूं भी आपसे पूछा जा सकता है। हालांकि भारत में भी कुछ पठार हैं, जैसे दक्कन का पठार है, जैसे छोटा नागपुर का पठार है, छोटा नागपुर। तो छोटा नागपुर का जो पठार है दोस्तों, ये भारत में 3-4 स्टेट्स के साथ इसकी जो बाउंड्रीज लगती है, जैसे सबसे ज़्यादा बाउंड्रीज इसकी लगती है झारखंड के साथ। उसके बाद आपको पूछा जा सकता है जैसे पश्चिम बंगाल के साथ इसकी बाउंड्री लगती है, बिहार के साथ इसकी बाउंड्री लगती है, और छत्तीसगढ़ के साथ इसकी बाउंड्री लगती है। और ये जो छोटा नागपुर का जो क्षेत्र है ये काफ़ी इसको भारत का रूर प्रदेश कहते हैं। भारत का रूर प्रदेश यदि आपसे पूछा जाए तो छोटा नागपुर को भारत का रूर प्रदेश कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो संसाधनों की प्रचुरता के कारण ही इसे रूर प्रदेश कहते हैं। कोयला यहाँ पे काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। झारखंड में कोयले की खानें काफ़ी हैं जहाँ पे कोयला बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है दोस्तों। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑप्शन ए दक्षिणी अमेरिका, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी यूरोप, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। और इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया दोस्तों। ये सबसे छोटा महाद्वीप है दोस्तों। महाद्वीप जो है 7 महाद्वीपों की संख्या यदि आपसे पूछा जाए तो 7 महाद्वीप है, इस बात का आप ध्यान रखिए। तो इस चित्र में भी आप देख सकते हैं ये जो 7 महाद्वीप है, एक है दोस्तों उत्तरी अमेरिका, दूसरा है दक्षिणी अमेरिका, तीसरा है अफ्रीका, चौथा है यूरोप, पांचवा है एशिया, छठवां है ऑस्ट्रेलिया और सातवां है ये जो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये अंटार्कटिका। ये नीचे है, यहाँ पे आपको इसमें आपको दिखाई नहीं देगा। तो ये जो 7 महाद्वीप है इसमें से सबसे छोटा महाद्वीप है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और सबसे बड़ा महाद्वीप आपको यदि सवाल पूछा जाए तो एशिया महाद्वीप जो है ये सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप दोस्तों सबसे बड़ा महाद्वीप है, चाहे आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जाए या फिर आपको जनसंख्या की दृष्टि से पूछा जाए। विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या चीन में है, चीन के बाद भारत में दूसरे नंबर की सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। तो जाहिर सी बात है ये एशियन कंट्रीज़ हैं, चाइना और भारत ये दोनों एशियन कंट्रीज़ हैं। तो एशिया क्षेत्रफल एज वेल एज जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप है। हालांकि आपको सवाल यदि पूछा जाए सबसे अधिक महाद्वीपों की जनसंख्या, सबसे अधिक देशों की जनसंख्या, माफ़ कीजिएगा, आपको सवाल पूछा जा सकता है सबसे अधिक देशों की संख्या किस महाद्वीप में है, तो आपका जो जवाब होगा दोस्तों वो होगा अफ्रीका में सबसे अधिक देश हैं। इसके बाद दोस्तों जो अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका को हम श्वेत महाद्वीप कहते हैं, अंटार्कटिका को हम श्वेत महाद्वीप कहते हैं। और ये जो अफ्रीका है, अफ्रीका, इसे हम काला महाद्वीप कहते हैं, काला महाद्वीप। तो ये सवाल भी आपको परीक्षाओं में पूछा जा सकता है, काला महाद्वीप या फिर अंधा महाद्वीप हम इसे कहते हैं दोस्तों। तो ये जो 7 महाद्वीप हैं यहाँ से अक्सर कई बार सवाल पूछे जाते हैं, कई तरह के सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। हालांकि वैज्ञानिकों ने एक और महाद्वीप खोज निकाला है हाल ही में। ये जो आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के पास में ये जो न्यूजीलैंड है, यहाँ पर एक और महाद्वीप खोज निकाला है, इसका नाम रखा गया है जीलैंडिया। तो अभी वैज्ञानिकों ने कहा है कि ये 8वां महाद्वीप है।
तो आपको ये सवाल भी करंट अफेयर में सवाल पूछा जा सकता है। तो इसके अलावा दोस्तों आपसे कुछ और भी सवाल यहाँ से पूछे जा सकते हैं, जैसे दोस्तों ये जो ऑस्ट्रेलिया है, ये जो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पर इस जगह पर यहाँ पे ग्रेट बैरियर रीफ है। आपको सवाल पूछा जा सकता है कि ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर है, तो ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में है। ये एक पहाड़ है दोस्तों जो कि मूंगा चट्टान यानी कि प्रवाल द्वीप जो है, एक जीव होता है प्रवाल, उसके द्वारा यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में एक बहुत बड़ी पर्वत श्रृंखला टाइप की बनाई हुई है, उसको हम कहते हैं ग्रेट बैरियर रीफ। इसीलिए दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में जब इधर बादल उठते हैं, जब जलवाष्प समुद्रों में से उठते हैं, तो जब इस तरफ को, जो पश्चिम की तरफ को जो आने लगते हैं, तो ग्रेट बैरियर रीफ को से टकरा करके सारी की सारी जो बारिश ऑस्ट्रेलिया के इस हिस्से में होती है। और ये जो हिस्सा है ऑस्ट्रेलिया का, जो पश्चिमी हिस्सा है, यहाँ पर बारिश ना होने की वजह से ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे रेगिस्तान पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया को इसी वजह से प्यासी भूमि का देश भी हम कहते हैं। यूरोप दोस्तों एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर एक भी हम कह सकते हैं कि रेगिस्तान नहीं है। कोई रेगिस्तान, कौन सा महाद्वीप है जहाँ पे कोई रेगिस्तान नहीं है, तो आपका जो आंसर होगा वो होगा यूरोप। हालांकि यूरोप को हम दोस्तों प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप भी कहते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। मैरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है? ऑप्शन ए प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी हिंद महासागर, ऑप्शन सी अरब महासागर, ऑप्शन डी अटलांटिक महासागर। और इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए प्रशांत महासागर। मैरियाना गर्त यानी कि मैरियाना ट्रेंच जो है दोस्तों, इसे हम चैलेंजर्स डीप भी कहते हैं, तो ये प्रशांत महासागर में है। आपको सवाल पूछा जाए कि पृथ्वी पर सबसे गहरा बिंदु जो है वो कहाँ पे है, तो मैरियाना गर्त यानी कि मैरियाना ट्रेंच जो कि प्रशांत महासागर में है, यही पृथ्वी पर सबसे गहरा बिंदु है। आपको यदि सवाल पूछा जाए दोस्तों कि हिंद महासागर में सबसे गहरा बिंदु कौन सा है, तो हिंद महासागर में सुंडा गर्त जो है, सुंडा गर्त, इसे हम दोस्तों जावा गर्त भी कहते हैं। जावा गर्त, सुंडा ट्रेंच या फिर जावा ट्रेंच हम इसे कहते हैं। तो ये हिंद महासागर पर सबसे गहरा बिंदु है। ये सवाल भी आपको परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। हालांकि दोस्तों वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका पर सबसे गहरा जो कॉन्टिनेंटल अर्थ है यानी कि धरती पर सबसे गहरा बिंदु यदि आपसे पूछा जाए तो अंटार्कटिका पे खोजा गया है धरती पर सबसे गहरा बिंदु। अंटार्कटिका में एक ग्लेशियर है, डैनमान ग्लेशियर। तो ये जो डैनमान ग्लेशियर है, यहीं पर सबसे गहरा बिंदु जो है कॉन्टिनेंटल अर्थ यानी कि धरती पर खोजा गया है। ये सवाल भी आपको करंट अफेयर में पूछा जा सकता है। अब आपको महासागरों से कुछ और सवाल पूछे जाते हैं दोस्तों। जैसे प्रशांत महासागर जो है, ये सबसे सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर। सबसे गर्म महासागर यदि आपसे पूछा जाए तो हिंद महासागर सबसे गर्म महासागर है। आपको सवाल पूछा जाए दोस्तों, इनकी आकृतियां भी आपको पूछी जाती है एग्जाम में। जैसे कि आपको सवाल पूछा जा सकता है कि जो प्रशांत महासागर है, इसकी आकृति क्या है, तो ये त्रिभुज की आकृति बनाता है। अटलांटिक ओशन यानी कि अटलांटिक महासागर जो है दोस्तों, ये एस की आकृति बनाता है। एस की आकृति जो है अटलांटिक महासागर बनाता है। और अटलांटिक महासागर में बरमूडा ट्रायंगल है दोस्तों। बरमूडा ट्रायंगल ये बहुत ही ज़बरदस्त रहस्यमयी जगह जो है अटलांटिक महासागर में है। यहाँ पर न जाने कितने समुद्री जहाज और हवाई जहाज जो है यहाँ पर रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए। तो ये जो बरमूडा ट्रायंगल है, ये आपको सवाल पूछा जा सकता है कि बरमूडा त्रिगर्त यानी कि बरमूडा ट्रायंगल कौन से महासागर में है, तो बरमूडा ट्रायंगल दोस्तों अटलांटिक महासागर में है। और अटलांटिक महासागर सबसे व्यस्त महासागर है। सबसे व्यस्त महासागर इसीलिए क्योंकि ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये उत्तरी अमेरिका और यूरोप को जोड़ता है, जो कि ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से ये सबसे व्यस्त महासागर है। इसके अलावा आपको सवाल पूछा जा सकता है कि जो हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेडागास्कर द्वीप है दोस्तों, मेडागास्कर। तो मेडागास्कर द्वीप हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। हालांकि ओवरऑल आपको पूछा जाए कि दुनिया में सबसे बड़ा द्वीप, तो जाहिर सी बात है दुनिया में सबसे बड़ा द्वीप जो है दोस्तों, ये ग्रीनलैंड जो है, ये दुनिया में सबसे बड़ा द्वीप है। ये सवाल भी आपको परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। अरब सागर कोई महासागर नहीं है। भारत के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में ये जो जगह है, भारत के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में, यहाँ पे यही अरब सागर है। और जो लक्षद्वीप है,
एक केंद्र शासित प्रदेश है भारत में लक्षद्वीप, ये इसकी जो स्थिति है ये अरब सागर में ही है। तो ये सवाल आपको परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी नेपाल। और इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया में गर्मी में क्रिसमस मनाया जाता है। हालांकि दोस्तों जो क्रिसमस मनाया जाता है 25 दिसंबर को, हर साल 25 दिसंबर को क्रिसमस ईसा मसीह के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। लेकिन जिस समय जैसे भारत में जिस समय ये इस समय दिसंबर के महीने में सर्दियां हो रही हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में इसी समय गर्मी चल रही होती है। तो इसीलिए गर्मियों में ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस मनाया जाता है। ये 25 दिसंबर को ही मनाया जाता है पूरे विश्व में, पर ऑस्ट्रेलिया में इस समय गर्मियां हैं। इस बात का आप ध्यान रखें। चलिए अगला सवाल देखते हैं, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी हॉकी, ऑप्शन सी टेनिस, ऑप्शन डी फुटबॉल। और इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन डी, संतोष ट्रॉफी जो है दोस्तों ये फुटबॉल से जुड़ी है। हालांकि और भी कई ट्रॉफीज़ हैं जो फुटबॉल से जुड़ी, जो फुटबॉल में खेली दी जाती हैं या फुटबॉल जिनमें खेला जाता है, जिन ट्रॉफीज़ में जैसे आपको सवाल पूछा जा सकता है डूरंड कप, ये जो है ये भी फुटबॉल में खेला जाता है। इसके अलावा दोस्तों सुब्रतो कप आपसे पूछा जा सकता है, तो सुब्रतो कप भी फुटबॉल में ही दिया जाता है। हालांकि आपको क्रिकेट में पूछा जा सकता है दोस्तों, ईरानी ट्रॉफी आपको पूछा जा सकता है, दिलीप ट्रॉफी आपको पूछा जा सकता है, रणजी ट्रॉफी आपको पूछा जा सकता है, आपको पूछा जा सकता है एशियस कप जो है ये कौन से खेल में किस खेल से जुड़ा है, तो ये भी क्रिकेट से ही जुड़ा है। हॉकी में से दोस्तों जो एग्ज़ाम में सवाल पूछे जाते हैं, आगा खान कप आपको पूछा जा सकता है, आगा खान कप किस खेल में दिया जाता है। या फिर आपको पूछा जा सकता है ध्यानचंद कप, ध्यानचंद, तो ध्यानचंद जो है मेजर ध्यानचंद, इन्हें हॉकी का जादूगर कहते हैं, इन्हीं के नाम से हॉकी में ही ये कप दिया जाता है। इसके अलावा जो है रंगास्वामी कप जो है ये भी हॉकी में ही खेला जाता है। दोस्तों टेनिस में जो कप खेले जाते हैं, टेनिस में खेला जाता है हॉपमैन कप, ये टेनिस में खेला जाता है। और डेविस कप, आपको ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि डेविस कप जो है किस खेल से जुड़ा है, तो डेविस कप जो है दोस्तों, डेविस कप ये हॉकी से जुड़ा है। डेविस इस तरह से होगा दोस्तों, ये डेविस कप। हालांकि कभी कभी परीक्षाओं में सवाल पूछा जाता है कि जो थॉमस कप है, थॉमस कप कौन से खेल से जुड़ा है, तो ध्यान रखिए थॉमस कप जो है ये बैडमिंटन से जुड़ा है दोस्तों, बैडमिंटन से थॉमस कप जुड़ा है। अगला सवाल देखते हैं, OMR का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए है दोस्तों ऑन मनी रीडर, ऑप्शन बी ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्शन सी ऑन मार्क रीडर, ऑप्शन डी ऑप्टिकल मनी रीडर। और इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, ऑप्टिकल मार्क रीडर जो है ये OMR का पूर्ण रूप है। आपको फुल फॉर्म्स, कई और फुल फॉर्म्स हैं जो अधिकांश एग्जाम्स में पूछी जाती है। आपको पूछा जा सकता है दोस्तों PIL का पूरा नाम क्या है, तो PIL का पूरा नाम होगा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दोस्तों, ये PIL का पूरा नाम है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इसे हम हिंदी में कहते हैं जनहित याचिका। आपको पूछा जा सकता है दोस्तों RTI का पूरा नाम, RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट R से राइट, T से टू, I से इन्फॉर्मेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन। अब आपको सवाल पूछा जाए कि भारत में RTI कब लागू किया गया, तो भारत में RTI साल 2005 में लागू किया गया है। आपको पूछा जा सकता है RTE की फुल फॉर्म, राइट टू एजुकेशन, ये जो भारत में RTE एक्ट आपको पूछा जा सकता है। RTE एक्ट भारत में कब लाया गया, तो ये भारत में 2009 में लाया गया, 2009 में एक्ट RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है भारत सरकार ने पास किया है। तो ये सवाल भी आपको परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। आपको पूछा जा सकता है GST की फुल फॉर्म, तो GST की जो फुल फॉर्म है दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होगी, ये आपको सवाल पूछा जा सकता है। और ये 1 जुलाई 2017 दोस्तों, माफ़ कीजिए 1900 नहीं होगा, तो 1 जुलाई 2017 को, 1 जुलाई 2017 को दोस्तों ये लागू हुआ है GST, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। पैन की फुल फॉर्म आपको पूछी जा सकती है दोस्तों, पैन की फुल फॉर्म होगी परमानेंट अकाउंट नंबर। आपको पिन की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, तो पिन की फुल फॉर्म होगी पोस्टल इंडेक्स नंबर। ATM की फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, ATM, तो इसकी फुल फॉर्म होगी ऑटोमेटेड टेलर मशीन।
आपको दोस्तों सवाल में परीक्षाओं में सवाल पूछा जा सकता है, जीपीएस की फुल फॉर्म कई बार पूछी जाती है, जीपीएस। तो इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम जो है ये जीपीएस की फुल फॉर्म होगी। आपको कई बार पूछा जाता है जीडीपी की फुल फॉर्म, जीडीपी इसे हिंदी में कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद, और इंग्लिश में इसकी फुल फॉर्म होगी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स जो है ये जीडीपी की फुल फॉर्म होगी दोस्तों। ये फुल फॉर्म जो है कई बार एग्जाम्स में पूछी जा चुकी हैं। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 15 जनवरी, ऑप्शन बी 12 जनवरी, ऑप्शन सी है दोस्तों 21 अक्टूबर, और ऑप्शन डी है 21 मार्च। और इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन सी, 21 अक्टूबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस। राष्ट्रीय एकता दिवस जो मनाते हैं ये सरदार पटेल की याद में, सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में राष्ट्रीय एकता दिवस, उनके जन्म दिवस पर ये मनाया जाता है। सरदार पटेल जो है दोस्तों, इन्हें भारत का लौह पुरुष कहते हैं। भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहते हैं। भारत का बिस्मार्क, बिस्मार्क जो है ये जर्मनी के रहने वाले थे, इन्होंने जर्मनी का एकीकरण किया। लेकिन आपको पूछा है भारत का बिस्मार्क किसे कहते हैं, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही भारत का बिस्मार्क कहते हैं, क्योंकि भारत का एकीकरण इन्होंने ही किया है। इसीलिए हम राष्ट्रीय एकता दिवस जो है इन्हीं के जन्म दिवस को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में हम मनाते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल दोस्तों। ये भारत के पहले गृह मंत्री भी हम कह सकते हैं, या फिर पहले उप प्रधानमंत्री जो थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। हालांकि उप प्रधानमंत्री का जो पद है भारत के संविधान में नहीं है, लेकिन फिर भी 7 से 8 लोग जो हैं उप प्रधानमंत्री के पद पर रह चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों 31 अक्टूबर को ही, हालांकि श्रीमती इंदिरा गांधी जो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, उनकी पुण्यतिथि भी 31 अक्टूबर 1984 को उनको मार दिया गया था। तो ये 31 अक्टूबर को उनकी पुण्यतिथि भी मनाई जाती है। 15 जनवरी दोस्तों ये भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी को हम मनाते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस जो है ये 12 जनवरी को मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद की के जन्मदिन पर यह मनाया जाता है। विवेकानंद, इन्हें यूथ आइकॉन इंडिया में मानते हैं हम लोग, तो विवेकानंद के जन्म दिवस को हम मनाते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस। ध्यान रखिए दोस्तों, ये राष्ट्रीय युवा दिवस है। अब आपसे सवाल पूछा जाए इंटरनेशनल यूथ डे, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस दोस्तों 12 अगस्त को मनाया जाता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और 21 मार्च को दोस्तों, 21 मार्च को हम मनाते हैं विश्व वानिकी दिवस। विश्व वानिकी दिवस यानी कि इंटरनेशनल फॉरेस्ट्री डे मनाया जाता है 21 मार्च को। 22 मार्च को मनाया जाता है जल दिवस, इंटरनेशनल वाटर डे। अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। और 22 अप्रैल को दोस्तों, 22 अप्रैल को मनाते हैं हम पृथ्वी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस। ये भी आपको परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। नेशनल अकादमी ऑफ एग्रीकल्चरल होगा ये, नेशनल अकादमी ऑफ एग्रीकल्चरल। ये दोस्तों ये है नाम, एन, ये इस तरह से होगा NAARM। तो ये है नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च मैनेजमेंट। तो रिसर्च मैनेजमेंट आप इसके आगे लिख लीजिएगा, नाम की फुल फॉर्म है ये नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च मैनेजमेंट। इसका ये पूछा गया कि कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी नागपुर, ऑप्शन सी नैनीताल, ऑप्शन डी ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी नागपुर, ऑप्शन डी नैनीताल। और इस सवाल का सही जवाब है हैदराबाद। कई बार ये कई परीक्षाओं में सवाल पूछा जा चुका है दोस्तों, तो ये हैदराबाद में है, इस बात का आप ध्यान रखिए। अगला सवाल देखते हैं। ओलंपिक गेम्स 2020 आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन ए बीजिंग, ऑप्शन बी लंदन, ऑप्शन सी एथेंस, ऑप्शन डी जापान। देखिए दोस्तों, ये जो सवाल है 2020 में जो ओलंपिक गेम्स होने थे वो जापान में होने थे, टोक्यो में। 2020 के जो ओलंपिक होने थे वो जापान टोक्यो में होने थे। हालांकि कोरोना जो महामारी इस समय पूरे विश्व में फैली हुई है, इस वजह से ये 2020 में नहीं, ये 2021 में जापान टोक्यो में किए जाएंगे। तो ये सवाल आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है, 2021 में जापान टोक्यो में ही ये ओलंपिक गेम्स होंगे।
दोस्तों ओलंपिक गेम जो है ये दो तीन तरह के होते हैं। एक होता है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, इन्हें हम समर ओलंपिक कहते हैं। दूसरे होते हैं दोस्तों विंटर ओलंपिक्स जिन्हें हम शीतकालीन ओलंपिक कहते हैं। और भी कुछ होते हैं जैसे पैरा ओलंपिक भी होते हैं। तो आपसे जो सवाल पूछा है कि ये 2020 में जो ओलंपिक होने थे ये समर ओलंपिक यानी कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक ही होने थे। आपको यदि सवाल पूछा है ओलंपिक खेलों की शुरुआत सबसे पहले कब की गई, तो ओलंपिक खेलों की शुरुआत 776 बीसी, बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, तो 776 ईसा पूर्व ओलंपिक खेलों की शुरुआत जो है एथेंस में की गई थी। लेकिन बाद में इसे बंद कर दिया गया और बाद में दोबारा इन्हें 1896 में शुरू किया गया। 1896 में दोबारा ओलंपिक्स शुरू किए गए। अब आपको सवाल पूछा गया ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई। आपको ऑप्शन दिया गया है 1896 और 776 बीसी भी आपको दिया हुआ है। तो आपका जो जवाब रहेगा 776 बीसी में ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई। लेकिन यदि आपको सवाल पूछा जाए कि आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब की गई, तो ये जो दोबारा ओलंपिक खेलों को शुरू किया गया इन्हें ही हम आधुनिक ओलंपिक कहते हैं, जो 1896 में 1896 में शुरू हुए दोस्तों। और आपको यदि विंटर ओलंपिक आपको पूछा है कि शीतकालीन ओलंपिक सबसे पहले कब शुरू किए गए, कहाँ पे शुरू किए गए, तो ध्यान रखिए 1924 में 1924 में फ्रांस में ये विंटर ओलंपिक शुरू किए गए हैं दोस्तों। अब यदि आपको सवाल पूछा है कि भारत जो है भारत ने ओलंपिक में अपना पहला जो ओलंपिक मेडल कब भारत ने जीता, या सबसे पहला ओलंपिक मेडल जो भारत ने व्यक्तिगत तौर पर जीता, तो ध्यान रखिए व्यक्तिगत तौर पर 1952 में के डी जादव इन्होंने कुश्ती में भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल पहली बार व्यक्तिगत मेडल ये लेके आए थे। इसके बाद आपको पूछा गया भारत में पहली महिला जो ओलंपिक विनर है व्यक्तिगत, तो आपका जो आंसर होगा वो दोस्तों वो होगा कर्णव मल्लेश्वरी सन 2000 में इन्होंने वेट लिफ्टिंग में भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल ये लेके आई थी व्यक्तिगत। हालांकि ओलंपिक में यदि आपसे सवाल पूछा है कि भारत के पास ओलंपिक में कुल कितने मेडल हैं, तो अब तक भारत ने ओलंपिक में कुल 28 मेडल जीते हैं, कुल मेडल दोस्तों, जिसमें से 9 जो है ये गोल्ड मेडल है। अब दोस्तों आपको सवाल पूछा जा सकता है भारत ने पहला व्यक्तिगत गोल्ड मेडल कब जीता, या कौन भारत के लिए पहला व्यक्तिगत गोल्ड मेडल ओलंपिक में लेके आया। तो ध्यान रखिए दोस्तों जो अभिनव बिंद्रा चंडीगढ़ के रहने वाले हैं। ये अभिनव बिंद्रा ये भारत के एकमात्र खिलाड़ी ऐसे हैं जो भारत के लिए व्यक्तिगत गोल्ड मेडल लेके आए। व्यक्तिगत गोल्ड मेडल भारत के पास एक ही है जो अभिनव बिंद्रा निशानेबाजी में ये लेके आए थे, निशानेबाजी यानी कि शूटिंग में। लेकिन टोटल गोल्ड मेडल हमारे पास 9 है दोस्तों, जिसमें 8 गोल्ड मेडल हमने हॉकी में जीते हैं। पहला 1928 से लेकर के यानी कि 1928 से लेकर के दोस्तों 1928 से लेकर के 1956 तक जितने भी ओलंपिक हुए भारत ने हॉकी में गोल्ड मेडल ही जीता है। इसीलिए हॉकी जो है भारत का राष्ट्रीय खेल है। हालांकि अंतिम गोल्ड मेडल हॉकी में भारत ने जो जीता है वो 1980 में जीता है। 1980 में ये सवाल भी परीक्षाओं में पूछा जाता है। और जैसे मैंने आपको बताया 9 जो है हमारे पास गोल्ड मेडल है। इसके बाद दोस्तों 7 जो है हमारे पास सिल्वर मेडल है और 12 हमारे पास ब्रॉन्ज मेडल है। तो ये जो टोटल हो गए 9, 7, 16 और 12, ये टोटल जो ओलंपिक मेडल हमारे पास 28 है दोस्तों। ये सवाल आपको परीक्षाओं में इस तरह पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यदि दोस्तों आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया, आप इसे लाइक करें, आप इसे शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक इसे पहुँचाएँ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं और हमारे चैनल से आप लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यूँ ही आपसे हम मिलते रहेंगे दोस्तों। आपके यदि कुछ सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यदि आपको पढ़ाई करने में कोई दिक्कत आती है तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं दोस्तों। बाकी आप पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए दोस्तों। मेहनत आप ज़रूर करते रहिए, आपको ज़रूर फल मिलेगा, इस बात का आप भरोसा रखिए। क्योंकि जब तक यदि आपको भरोसा नहीं होगा कि हम मेहनत कर रहे हैं और हमें इसके रिजल्ट्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, तो आप अच्छे से मेहनत नहीं कर पाओगे। आप दिन रात एक कर दीजिए, आप मेहनत सारा का सारा फोकस अपनी पढ़ाई पर लगाइए, आपको ज़रूर 100% आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो आप यूँ ही पढ़ते रहिए दोस्तों। अगले वीडियोज़ में आपसे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।